मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। कोई सूत्र सुनाएंगे? याद किए किसी ने? नहीं? कुछ भी नहीं हुए? 5, 7 ऐसा 2, 4? चलिए बोलिए प्रेमलता जी, आप बोल रहे हैं? ज्योतिष देवों के संबंध में ज्योतिष देवों का स्थान कहाँ है? ये मध्यलोक में। मध्यलोक में कहाँ से कहाँ तक ज्योतिष देवों का स्थान पाया जाता है कि मध्यलोक में भूमि से पृथ्वी से 790 योजन से लेके 900 योजन के बीच में ये ज्योतिष देव पाए जाते हैं। इतने ही एरिया में इनका स्थान होता है। और ये ज्योतिष देव 5 प्रकार के हैं: सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। ऐसे 5 प्रकार के ज्योतिष देव हैं। और इनमें जो चंद्रमा है वो इंद्र होता है और उस इंद्र के परिवार में ये 5 मतलब इस सहित चंद्रमा सहित ये 5 होते हैं। एक चंद्रमा के परिवार में क्या क्या होता है? आशा आंटी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए आशा आंटी। हाँ, एक तो सूर्य और 88 ग्रह, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 75 कोड़ा कोड़ी तारे। नहीं, 75 नहीं, 66,000 भी नहीं, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे। हाँ बढ़िया। बोले बीना भाभी, बोलिए कोटा वाले। तारे कितने एक चंद्रमा के परिवार में? अरे 66,975 कोड़ा कोड़ी। हाँ, और ग्रह है 88, नक्षत्र 28, एक सूर्य। बढ़िया। तो एक चंद्रमा के परिवार में एक तो चंद्रमा है ही इंद्र, एक सूर्य प्रतीन्द्र और 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी। एक भी अगर अपन ने उसकी संख्या कम ज्यादा कर दी तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। अकेला 66,975 बोल दिया, कोड़ा कोड़ी नहीं बोला, तो अकेला 75 बोल दिया, अकेला 66,000 बोल दिया, तो संख्या सही नहीं रहेगी। इतने ये 66,975 कोड़ा कोड़ी एक चंद्रमा के परिवार में है। हमने एक दिन देखा था 2.5 द्वीप में कितने सूर्य और कितने चंद्रमा हैं। 2.5 द्वीप में क्या क्या आता है? जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, फिर धातकी खंड द्वीप, कालोदधी समुद्र और आधा पुष्कर द्वीप। ये 2.5 द्वीप में है। ज्योति जी कुछ पूछना है? तो ये 2.5 द्वीप में है। और इस 2.5 द्वीप में कितने सूर्य चंद्र हैं? तो सबसे पहले जम्बू द्वीप में कितने हैं? आप लोग इशारे से बता दीजिए तो मैं देख लूंगी। जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा हैं।
तो चंद्रमा 2 हैं तो सूर्य भी कितने हो जाएंगे? 2। मैंने कहा भी था शायद उस दिन आप लोगों को कि कैलकुलेट करना है आप लोगों को जम्बू द्वीप में कितने कितने हैं। बोलिए शशि जी, कितने हैं जम्बू द्वीप में? मैं ये पूछेगी कि राहु केतु इंक्लूड है क्या उनमें, कि राहु केतु अलग से है? नहीं, उन्हीं में इंक्लूड है, लेकिन राहु केतु का वर्णन अपन अभी थोड़ा सा अलग से देखेंगे। जो 88 ग्रह हैं उनमें राहु केतु इंक्लूड हैं। 88 ग्रहों में 88 में इंक्लूड हैं। अब आप बताइए जम्बू द्वीप में कितने हैं? देखो जम्बू द्वीप में तो 2 चंद्रमा, दो बाकी सब चीज 2-2 और हाँ, तो 2-2 कितनी 2-2 की संख्या ही तो बतानी है कितनी है। का डबल 166 और 28 का डबल 56। 88 का डबल 166। हाँ, 8 64। अच्छा, 4 नहीं 1 चलिए, आपने लिखा नहीं? नहीं लिखा। चलिए, आभा आंटी आपने लिखा है? बोलिए आभा आंटी। चंद्रमा 2 सूर्य 176 ग्रह 56 नक्षत्र और तारे 1,33,950 50 बस तारे बस। हाँ, कोड़ा कोड़ी नहीं लगाएंगे तो इतने से रह जाएंगे। बहुत बढ़िया। तारे कितने आएंगे? 66,975 का दुगना करेंगे तो 1,33,950 कोड़ा कोड़ी तारे, और 88 का डबल करेंगे तो 176 आएंगे। 88 का डबल करेंगे ना तो 176 आएंगे। 176 तो ग्रह और 56 नक्षत्र, 28 का दुगना करेंगे 56 नक्षत्र और इतने तारे। ये जम्बू द्वीप में है, इतने जम्बू द्वीप में है। तो ये तो ग्रंथों में, शास्त्रों में पूरा कैलकुलेशन निकाला है। जिनको इंटरेस्ट हो, मैं यहाँ नहीं करूंगी सारा, लेकिन मैं आपको तरीका बताती हूँ। अब भरत क्षेत्र के हिस्से में कितने तारे आएंगे? भरत क्षेत्र में कितने तारे हैं? तो पूरे जम्बू द्वीप में कितने तारे हैं? 1,33,950 कोड़ा कोड़ी पूरे जम्बू द्वीप में है। और भरत क्षेत्र है जम्बू द्वीप का 190वां भाग। अपन ने जैसे भरत क्षेत्र का निकाला था ना, 1 लाख को डिवाइडेड बाय 190, 1 लाख को 190 से डिवाइड किया था। भरतस्य विष्कम्भो जम्बू द्वीपस्य नवति शतभाग, ये सूत्र था। तो 1 लाख में 190 का भाग दिया था तो 526 सही 6/19 योजन वो भरत क्षेत्र का एरिया आया था। ऐसे ही पूरे जम्बू द्वीप में तारे इतने हैं 1,33,950 कोड़ा कोड़ी। अब उसमें 190 का भाग दे दें तो वो जितने आ जाएंगे वो सारे भरत क्षेत्र के हिस्से के तारे हो जाएंगे। अभी तो बुद्धि दिमाग लगाने की कसरतें हैं। भरत क्षेत्र में कितने हैं, फिर अहमवद क्षेत्र में कितने हैं, हरि क्षेत्र में कितने हैं, सब निकाल सकते हैं अपन। जितना उसका जितना हिस्सा है जम्बू द्वीप में, उसका जितना हिस्सा है जो अपन ने वो देखा था। जैसे भरत क्षेत्र को अपन ने 1 माना था, फिर हिमवन पर्वत को 2, फिर हेमवत क्षेत्र को 4, ऐसे करके डबल डबल करके माना था। ध्यान आ रहा है आप लोगों को? ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ लोगों की गर्दन हिल रही है बस। अपन ने जब वो निकाली थी ना, कैलकुलेशन की थी कि 190वां हिस्सा कैसा है, कैसे है, तो भरत क्षेत्र को 1 माना, फिर उससे दुगने दुगने है ना, आगे आगे भरत क्षेत्र से दुगना पर्वत है, पर्वत से दुगना क्षेत्र है। बोले किरण जी। भरत क्षेत्र का फिर ऐरावत क्षेत्र का कैसे निकालोगे? सूर्य चंद्रमा? सूर्य चंद्रमा नहीं निकाल रहे। देखिए, सूर्य और चंद्रमा तो दोनों एक एक ही, मतलब 2-2 ही हैं जम्बू द्वीप में। भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, पूरे जम्बू द्वीप में मिला के, वो अभी बात पूरी मैं बताऊंगी। पूरे जम्बू द्वीप में मिला के 2 चंद्रमा है, 2 सूर्य हैं। अभी तो मैंने केवल तारों की बात कही है। इतने सारे तारे हैं तो भरत क्षेत्र के हिस्से में कितने तारे हैं, मतलब भरत क्षेत्र में कितने तारे दिखेंगे, ये सारे के सारे तो भरत क्षेत्र में दिखेंगे नहीं, पूरे जम्बू द्वीप में फैलेंगे ना सारे तारे। तो भरत क्षेत्र का अपन को पार्ट निकालना है। तो जम्बू द्वीप का 190वां हिस्सा है भरत क्षेत्र। तो जितने सारे तारे हैं उनमें 190 का भाग देंगे तो भरत क्षेत्र का हिस्सा अपने को निकल के आ जाएगा। ऐसे एक
एक एक की अलग अलग कैलकुलेशन की है शास्त्रों में ऐसे, इसीलिए इतने बड़े बड़े पूरे शास्त्र बने हुए हैं। अब अपने को इच्छा हो, रुचि हो तो उन शास्त्रों को भी पढ़ें, नहीं तो खुद कैलकुलेट करें ये किस तरह से कैसे होता है। देखिए ये सूर्य और चंद्रमा क्या है, जम्बूद्वीप में दो हैं, दो सूर्य हैं, दो चंद्रमा हैं जम्बूद्वीप में। तो ये दोनों के दोनों कैसे रहते हैं, दोनों आमने सामने होते हैं हमेशा। पहले ही मतलब कुछ लोगों की ऐसी जिज्ञासा है, वो भरत और आपका जो प्रश्न है ना, भरत क्षेत्र में कौन कितने होंगे और ऐरावत क्षेत्र में कितने होंगे, तो दोनों हमेशा आमने सामने रहते हैं। जैसे ये जो अपना मैप है, जैसे ये जम्बूद्वीप है, ये बीच में सुमेरु पर्वत है, ये विदेह क्षेत्र। तो दो सूर्य दो चंद्रमा है, तो एक सूर्य मान लीजिए इस जगह है, तो दूसरा सूर्य इसके बिल्कुल सामने यहां होगा। अगर मान लीजिए ये घूम के यहां आ गया, ये घूमा और ये घूम के यहां आ गया, तो ये घूम के इधर आ जाएगा। यानी ये दोनों हमेशा, सूर्य भी और चंद्रमा भी, ये इसको सूर्य बना लीजिए, ये सूर्य है, ये सूर्य, दोनों सूर्य हमेशा आमने सामने होते हैं। जम्बूद्वीप के दोनों सूर्य हमेशा आमने सामने होते हैं। ये चंद्रमा मान लीजिए यहाँ है, तो दूसरा चंद्रमा यहाँ होगा, आमने सामने। अगर यहाँ है तो दूसरा यहाँ होगा, आमने सामने ही दोनों सूर्य होते हैं। और बराबर वो यानी ये पूरे जम्बूद्वीप की परिक्रमा दो सूर्य मिलके एक दिन में पूरी करते हैं। एक सूर्य, एक सिंगल सूर्य या एक सिंगल चंद्रमा जम्बूद्वीप की आधी ही परिक्रमा एक दिन में कर पाता है। उसको पूरी परिक्रमा करने में 2 दिन लगते हैं। मतलब क्या कि ये सूर्य आज ये भरत क्षेत्र है, ये सूर्य आज भरत क्षेत्र में है, तो दूसरा सूत्र भी सूर्य ऐरावत क्षेत्र में है। ये सूर्य भी चलेगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ये पूर्व विदेह क्षेत्र में पहुंचेगा, और ये भरत क्षेत्र वाला सूर्य चल के इधर पश्चिम विदेह क्षेत्र में पहुंचेगा। फिर ये चल के जब ये अपने यहाँ जो आज सूर्य है ना, ये सूर्य कल जाके पहुंचेगा ऐरावत क्षेत्र में, और ऐरावत क्षेत्र वाला सूर्य कल अपने आ जाएगा भरत क्षेत्र में। और जो अपना सूर्य आज अपने को दिख रहा है, अपना मतलब जो आज अपने को दिख रहा है, वो सूर्य अपने आएगा परसों, एक दिन बाद। यानी एक दिन में ये आधे ही जम्बूद्वीप की इतनी ही परिक्रमा कर पाते हैं, दूसरे दिन में फिर इधर लौट के आते हैं। तो ये हमेशा आमने सामने रहते हैं, दोनों ही सूर्य और दोनों ही चंद्रमा। बाकी तारे वगैरह तो वो सब बिखरे हुए हैं, उनकी जो जो स्थितियां होती है, नक्षत्रों की अलग अलग पोजीशन होती है सारे नक्षत्रों की। अब वो जो लोग ज्योतिष शास्त्र में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या थोड़ा समझते हैं, वो सारा उसमें उनके शब्द भी इतने ऐसे होते हैं कि अपने को समझ में नहीं आता है। शास्त्र में दिए हैं, बहुत डिटेल में वर्णन दिया है ज्योतिष लोक का, तिलोय पन्नति में, त्रिलोकसार में, लेकिन वो शब्द भी इतने ऐसे होते हैं कि अपने को अर्थ भी समझ में नहीं आते ज्यादा उन शब्दों के। अब वो ज्योतिष लोग उनके अर्थ ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, तो अपन तो थोड़ा मोटा मोटा जितना अपने को समझ में आ जाए उतना देख रहे हैं। ये इनकी बात हुई। अब ये जो तारे हैं, इन तारों में से कुछ तारे जो 66,975 कोड़ा कोड़ी है ना एक चंद्रमा के साथ, उसमें कुछ तारे स्थिर होते हैं जिन्हें ध्रुव तारे कहते हैं। ध्रुव तारों का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, पर दुनिया में ऐसा समझा जाता है ध्रुव तारा एक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जम्बूद्वीप में जो टोटल तारे हैं, जम्बूद्वीप में टोटल तारे कितने हैं, 1,33,950 कोड़ा कोड़ी, इतने जम्बूद्वीप में टोटल तारे हैं। इन टोटल तारों में से 36 ध्रुव तारे हैं। जम्बूद्वीप में 36 ध्रुव तारे हैं। लिख लीजिए आप लोग ध्रुव तारों की संख्या, ध्रुव तारों की संख्या। ध्रुव तारे जम्बूद्वीप में है 36। इसके बाद में आएगा लवण समुद्र,
लवण समुद्र में है 139, 139। लवण समुद्र में है 139। फिर धातकी खंड में 1010, 1010, 1010। फिर कालोदधी समुद्र में 41,120। इनका कोई ऐसा कैलकुलेशन या कोई वो नहीं है, ये अपने हिसाब से जितने हैं उतनी संख्याएं शास्त्रों में बताई गई हैं। इसका कोई सिस्टम ऐसा है कि दुगुने हो कि चौगुने हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जम्बूद्वीप में 36, लवण समुद्र में 139 यानी 139, धातकी खंड में 1010 यानी 1010, कालोदधी में 41,120 41,120 और पुष्करार्ध में 53,230 53,230 53,230। ये 2.5 द्वीप में ध्रुव तारों की संख्या। ये स्थिर हैं, ये घूमते नहीं हैं, जो अपनी जगह जहां हैं वहीं रहते हैं। इनके अलावा जितने तारे हैं वो सारे अस्थिर तारे या घूमने वाले तारे कहे जाते हैं। इनका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 95,535 2.5 द्वीप में। ठीक है, अब ये अपन ने जो ग्रहों की और नक्षत्रों की स्थिति देखी है, एक्चुअल में ये जो लिखा है जैसे 790 योजन पे तारे, तो वो तारे वहां से स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए 790 योजन पे तारे कहा। फिर 800 योजन पे सूर्य, 880 योजन पे चंद्रमा और 884 योजन पे क्या बताया है, 884 योजन पे नक्षत्र। ठीक है, लेकिन जैसे कुछ नक्षत्र हैं उनको सूर्य के नीचे अथवा चंद्र के नीचे ऐसा भी कहा जाता है, बताया जाता है, होते हैं। तो ये सामान्य रूप से ऐसा कहा है कि नक्षत्र 884 योजन पे हैं। लेकिन जैसे अभिजीत नक्षत्र, एक आध दो नक्षत्र होते हैं, एक और नक्षत्र है, तो वो सूर्य और चंद्रमा के नीचे उनको बताया जाता है। ऐसे ही ग्रह चालू हो रहे नक्षत्रों के ऊपर। ग्रह में सबसे पहले बुध चालू हुआ 888 योजन से, लेकिन जो राहु और केतु हैं वो भी ग्रह हैं और वो होते हैं सूर्य और चंद्रमा के विमान के नीचे। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं समझना कि वो 888 से ही चालू होंगे या वो 884 से ही चालू होंगे। कुछ कुछ उसमें अपवाद, एक्सेप्शन भी हैं। तो जिनकी स्थिति जहां बताई गई है शास्त्रों में, उस आधार पे वो होते हैं। राहु और केतु ये दोनों जो हैं ग्रह होते हैं और सूर्य और चंद्रमा के विमान के नीचे इनका विमान घूमता है। ये विमान है, ज्योतिष देवों के जो विमान हैं, ये बराबर रत्नों के बने हुए पृथ्वी कायिक हैं। ये हमने देखा ही था। सूर्य के विमान, सूर्य का विमान जो पृथ्वी कायिक है, उसमें पृथ्वी कायिक जीवों के कौन से कर्म का, विशेष रूप से कौन से कर्म का उदय रहता है? ध्यान है किसी को? हाँ बोलिए, अनीता जी बोलिए। उद्योत नाम कर्म का, बढ़िया। और चंद्रमा के विमान में जो पृथ्वी का एक जीव है, उनमें किसका उदय रहता है? कौन से कर्म का उदय रहता है? बोलिए पारुल। आतप नाम कर्म का, बढ़िया। तो ये पृथ्वी कायिक हैं, ये बराबर मणियों के ऐसे बने हुए होते हैं। तो सूर्य का विमान, उसका साइज क्या है? सूर्य के विमान की साइज, जिनकी वीडियो बंद है उनसे पूछ लूं क्या? चले, रेणु जी लुहाड़िया बोलिए।
46 नहीं, 48 48/61 योजन ये सूर्य के विमान का व्यास है, डायमीटर है। ठीक है। और चंद्रमा के विमान का बोलिए आयुषी जी, चंद्रमा के विमान का 56/61, 56/61 योजन। अभी जो राहु और केतु हैं, देखिए सूर्य के नीचे होता है केतु का विमान, ये ग्रह है। सूर्य के नीचे केतु का विमान और चंद्रमा के नीचे राहु का विमान। और ये राहु और केतु के जो विमान हैं, ये होते हैं लगभग 1 योजन के, 1 योजन से कुछ कम है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के विमान से बड़े हैं, लगभग 1 योजन या 1 योजन में कुछ कम। ये इनका साइज है। साइज मतलब वही जो कल अपन ने लिखे थे, उनके व्यास, ऊपर की जो गोलाई है उसका व्यास वो। तो राहु और केतु के विमान है वो सूर्य और चंद्रमा के विमान से बड़े हैं। सूर्य चंद्रमा के हैं 48/61, 48/61 योजन और 56/61 योजन, और राहु केतु के हैं लगभग 1 योजन, 1 योजन में कुछ कम है, थोड़े कम। तो ये हमेशा इनके नीचे रहते हैं। केतु के विमान, केतु का जो विमान है, केतु के विमान के, देखिए इनके जो विमान होते हैं ना देवों के विमान में एक इनकी ध्वजा होती है ऊपर टॉप पे, जैसे अपने मकानों में अपन झंडा वगैरह, सबसे टॉप की जो जगह है उसको बोलते हैं उनका ध्वज दंड। तो केतु के विमान का जो ध्वज दंड है, ध्वजा है उसकी, उससे 4 अंगुल ऊपर, ऐसे 4 अंगुल ऐसे, तो ये केतु का विमान है, इससे 4 अंगुल ऊपर सूर्य का विमान होता है। वो ध्वजा तो सबसे ऊपर होती है, विमान में जो रहने की जगह वगैरह है वो और नीचे है, वो उसके शिखर से समझ लीजिए, जो भी इनकी टॉप जगह है, छत समझ लीजिए। केतु के विमान के ध्वज दंड से 4 अंगुल ऊपर सूर्य का विमान होता है, मतलब कि सूर्य के नीचे केतु है। फिर से बोलूं, केतु के विमान के ध्वज दंड से, केतु के विमान के ध्वज दंड से 4 अंगुल, ध्वज यानी ध्वजा, झंडा, ध्वज दंड, दंड यानी डंडा, झंडे का जो डंडा है वो ध्वज दंड से 4 अंगुल ऊपर सूर्य का विमान होता है। और ऐसे सेम टू सेम राहु के विमान से 4 अंगुल ऊपर, राहु के विमान के ध्वज दंड से 4 अंगुल ऊपर चंद्रमा का विमान होता है। मतलब ये सूर्य और चंद्रमा के नीचे घूमते रहते हैं। सूर्य चंद्रमा भी गमनशील हैं, ये भी गमनशील हैं, वो भी घूमते हैं, ये भी घूमते हैं, लेकिन कभी ना कभी ऐसा अवसर आ जाता है कि क्योंकि वो नीचे वाला जो ग्रह है वो बड़ा है और ऊपर सूर्य है या चंद्रमा है वो साइड में थोड़ा छोटा है, तो वैसे वो घूमते हैं, पर कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो ऊपर जो सूर्य है या चंद्रमा है उसको कवर कर लेता है, कभी पूरा कवर कर लेता है, कभी आधा कवर करता है। इसके कारण वो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो ग्रहण पड़ते हैं वो ये इनके कारण होते हैं। इनकी डिटेल काफी है, अपन बस इतना मोटा मोटा समझ लें, वो कैसे कैसे चलते हैं, कैसे कैसे आते हैं, वो बहुत सारी डिटेल है, उसमें गणित बहुत है, हिसाब किताब बहुत है। तो बस इतना समझ लें कि जब सूर्य के नीचे केतु का विमान रहता है, चंद्रमा के नीचे राहु का विमान रहता है, और जब कभी वो इस तरह से एक दूसरे के नीचे इस तरह से आ जाते हैं कि वो दिखना, उसका कुछ प्रकाश, उसकी किरणें छुप जाती हैं पूरी तरह से, तो वो ग्रहण कहलाता है। बोलिए आशा आंटी। ये आपने बताया ना, जैसे पुष्कराट में 72 चंद्रमा है, हाँ, और ये इतने इतने चंद्रमा, तो ये भी क्या एक एक दिन में वापस, ये भी एक एक दिन बाद आते हैं उधर भी, वहां भी
नहीं, वहां पे 72 है ना, वहां का हिसाब अलग है। एक्चुअल में ज्यादा डिटेल जम्बूद्वीप की मिलती है, और वहां पे कैसा हिसाब है मिलती तो है, पर वो बहुत ज्यादा डिटेल है और भी शास्त्रों में, इतनी अभी देखी नहीं। मुख्य रूप से जम्बूद्वीप की अपन ने देखी है अभी। बाकी वहां क्या हिसाब है, क्योंकि आगे धातकी खंड में भी ज्यादा है, तो वहां क्या हिसाब होता है अभी उतने डिटेल, बहुत ज्यादा गणित आती है उसमें, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन घूमते वो तो सब घूमने वाले घूमते हैं, 2.5 द्वीप में सारे घूमते हैं, तो अब वो कितने दिन में पूरी करते हैं वहां के, यानी क्योंकि वहां 72 हैं, तो वो आधे आधे पार्ट में 36 हो जाएंगे घूमने में, तो वो थोड़े थोड़े हिस्से को ही प्रकाशित कर पाएंगे, नहीं वहां 36 सूर्य मिलके एक पार्ट को प्रकाशित कर पाएंगे। अभी यहाँ जम्बूद्वीप में पूरा एक सूर्य पूरे जम्बूद्वीप के हाफ पार्ट को प्रकाशित नहीं कर पाता है। जब इधर जम्बूद्वीप मतलब आप देखिए भरत क्षेत्र में जब सूर्य है इधर, और वो घूमता घूमता पहुंचता है पश्चिम विदेह में, ऐसे राउंड लगाएगा ना, इधर से दक्षिण से इधर जाएगा पश्चिम विदेह में, तब वहां सूर्य उदय होगा, तब वहां सुबह होगी, तो उसमें डिफरेंस रहेगा ना टाइम में। एक साथ तो विदेह क्षेत्र में और भरत क्षेत्र में एक साथ सुबह नहीं हो सकती। जब दिन इधर अपने भरत क्षेत्र में दिन है, तब ऐरावत क्षेत्र में भी दिन होगा। विदेश क्षेत्र में जो अमेरिका वगैरह में उल्टा है रात। अमेरिका वगैरह में भी है वो, उसका कारण क्या है तो वो भरत क्षेत्र में ही, अमेरिका वगैरह भरत क्षेत्र में ही है, लेकिन वो अपन ने देखा था कि ये जो अपनी पृथ्वी अपने को ऐसे दिखती है ग्लोब गोल, तो ये अपनी जो पृथ्वी थोड़ी उठी हुई है, इसके कारण वहां रात और यहाँ दिन भरत क्षेत्र में ही ऐसा दिखाई देता है। जबकि एक्चुअल में क्या है कि जब भरत क्षेत्र में दिन होता है तो विदेह क्षेत्रों में रात होती है। भरत और ऐरावत क्षेत्रों में जब दिन होता है तब विदेह क्षेत्रों में रात होती है, और जब विदेह क्षेत्रों में दिन होता है, दोनों पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह, तो जब विदेह क्षेत्रों में दिन होता है तब भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में रात होती है। वास्तव में ऐसा है, लेकिन वो सूर्य के गमन के कारण और ये पृथ्वी के जो ऐसा डिजाइन मीन्स ऐसा जो गोलाकार उठा हुआ हिस्सा है, उसके कारण वो इस तरह का देखने में आता है। अब आप देखिए इधर कैलकाटा साइड या शिखरजी साइड, उस साइड अभी जल्दी सुबह दिन जल्दी उगता है, रात जल्दी हो जाती है, इसमें भी फर्क पड़ता है इंडिया में ही टाइम में, तो वो थोड़ा बहुत उसके हिसाब से फर्क पड़ता है। बोलिए रश्मि जी। जैसे अमेरिका में भी तो जो 12 घंटे का फर्क होता है, जैसे अपने यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है। वो फर्क होता है, वो इसीलिए कि ये जो पृथ्वी का जो आकार है ना, इसी हिसाब से यहाँ इस तरह का फर्क होता है। इसमें अभी प्रश्न बहुत हैं इसके उठने। बोलिए अनीता जी। उत्तरायण और जो दक्षिणायन बोलते हैं अपन लोग, वो क्या चीज होती है? हाँ, वो अभी देखते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन देखेंगे अपन। हाँ शांति बोलिए। जो बाहर जो इससे 2.5 दिन से जो बाहर स्थित है हाँ सूर्य चंद्रमा, तो वो साथ ही चमकते हैं, सूर्य भी और चंद्रमा भी। देखिए वो वहां का हिसाब किताब अलग है, अपन थोड़ा बहुत देखेंगे भी आगे बढ़ेंगे जब, क्योंकि वो बहुत उनके बीच में गैप है ना, कितने कितनी दूरी पर है, वो एरिया बहुत बड़ा बड़ा है, और वहां ऐसे है कि कुछ जिस जगह सूर्य है वहां हमेशा दिन ही रहता है 2.5 द्वीप के बाहर वाली जगहों पे, और जिन जगह सूर्य नहीं है उन जगह अंधेरा ही रहता है, रात जैसी स्थिति रहती है। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं क्योंकि वहां के सूर्य चांद भ्रमण नहीं करते, वो बहिरावस्थिता हैं, वो स्थित रहते हैं, तो आगे इस तरह की स्थिति है कि जहाँ सूर्य है वहां उजाला दिन ही दिखेगा, जहाँ सूर्य नहीं है वहां रात ही दिखेगी, क्योंकि उनमें गैप है, कितनी कितनी दूरी पर कैसा है वो उस हिसाब से वहां उनमें गैप है। बोलिए पारुल। अभी 2.5 द्वीप के बाहर तो जगन्य भूमि है, तो वहाँ तो कल्प वृक्ष है, तो उनकी तो रोशनी रहेगी। हाँ, कल्प वृक्षों की रहेगी, लेकिन उसके बाद भी कुछ जो समुद्र वगैरह का एरिया होता है ना, वहां पे बताया गया है शास्त्रों में कि कुछ जगह ऐसे अंधकार की जैसी स्थिति भी रहती है वहां पर। ऐसा बड़े एरिया बढ़ता जाता है ना, बढ़ता जाता है। अभी अपने को तो 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप है, फिर डबल 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 एरिया बढ़ता जा रहा है, तो कितने कितने दुगने दुगने सूर्य चंद्रमा आगे के द्वीप समुद्रों में, यानी स्वयंभू रमण समुद्र तक पहुंचते पहुंचते असंख्यात सूर्य असंख्यात चंद्रमा
करोड़ों सूर्य चंद्रमा तो नंदीश्वर द्वीप में है। कोटि शशि भानुदुति तेज छिप जात है, वहां जो पूजन में लाइन है ना, करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं का तेज छुप जाता है, तो वो वहां करोड़ों सूर्य चंद्रमा है नंदीश्वर द्वीप में, 8वें में ही, क्योंकि मल्टीप्लाई होते जाएंगे आगे आगे के द्वीप समुद्रों में, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते करोड़ हो जाएंगे। बहुत सारे सूर्य चंद्रमा होते हैं। बोलिए रजनी जी। अभी एक्चुअल में अपनी बात पूरी नहीं हुई, इसलिए प्रश्न आपके उठ रहे हैं, अपन बहुत स्लो चल पाते हैं। बोलिए रजनी जी मुंबई। हाँ, ये तारे और सूर्य में 1 योजन का ही फर्क है डिस्टेंस में, 790 और 800, मतलब 10 योजन का फर्क है। हाँ, तो लेकिन आपने कहा कि राहु केतु खाली 4 अंगुल नीचे है, हाँ, मतलब कि ये सूर्य के भी ऊपर चले गए ग्रह, जो कि ग्रह का बताते हैं कि 888 योजन पे होता है। सूर्य के ऊपर कहाँ गए, सूर्य के नीचे है ना। अगर चंद्रमा नहीं, अगर तारे के नीचे केतु आ गया, वो सूर्य के ऊपर हो गया ना केतु, तो तारे के नीचे केतु नहीं, 4 अंगुल नीचे आपने कहा कि केतु का सूर्य के नीचे, सूर्य के नीचे है केतु। तारे के नीचे राहु का, एक का राहु और केतु दोनों का है ना, 4 अंगुल नीचे। देखिए एक मिनट, अब आप मेरी सुनिए। सूर्य के नीचे केतु और चंद्रमा के नीचे राहु, हाँ, तो ऊपर कहाँ गए, ऊपर से आ गया ना, ऊपर सूर्य के ऊपर हो गया ना राहु, तो ऊपर कहाँ, नीचे तो बोल रहे हैं हम, सूर्य के नीचे है। सूर्य सबसे ऊपर, सूर्य चंद्रमा है सबसे नीचे, सॉरी चंद्रमा है नीचे, नहीं बता रही, सॉरी गलत बोल दिया, सबसे नीचे चंद्रमा है, 790 हो जाएंगे। सबसे नीचे, 800 योजन पे सबसे नीचे चंद्रमा नहीं है, सबसे नीचे तो तारे हैं 790 पे। तारे हैं, और उसके बाद में सूर्य है, तो मतलब कि ग्रह जो है और भी नीचे आ गए, तारों से भी नीचे, मतलब नहीं, 4 अंगुल तो इतना सा होता नीचे है। आ गए। देखिए 790 योजन, ये 790 योजन पे यहाँ तारे हैं, और ये 800 योजन पे सूर्य है, तो ये 10 योजन का गैप है, 10 योजन का। और ये जो राहु केतु है केवल 4 अंगुल नीचे हैं, वो तो इतना सा नीचे, 4 अंगुल मत। ये तारे इस जगह हैं, ये तारे यहाँ हैं, और सूर्य यहाँ है, और तारे यहाँ हैं, और वो राहु केतु यहाँ है, तो ये तारे तो नीचे ही हैं, राहु केतु यहाँ है। तो मतलब जो 888 योजन बोला जा रहा है, तो उससे तो काफी नीचे से ग्रह चालू हो गए ना। हाँ, उससे नीचे वो ग्रह में बस ये राहु केतु का ही नाम आता है इतने नीचे, बाकी के फिर सारे ऊपर हैं, इसलिए वहां पे उनको बता दिया गया कि बाकी के नक्षत्र में फर्क क्या हुआ? अब ऐसा किसको कहते हैं, ग्रह किसको कहते हैं? ग्रह तो प्लैनेट्स हो गए, नक्षत्र क्या हुआ? नक्षत्रों को ये नाम ही है इनके डिफरेंस। अब ऐसे क्या डिफरेंस है वो ऐसा देखने में नहीं आया, और मैं देखूंगी कि इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। नक्षत्र एक्चुअली पूरे सौरमंडल को अपने कहते हैं कि पूरा सौरमंडल उसको नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र में क्या ये सब ग्रह और ये सब चीज नहीं आ पाता है? वही मेरे को जानकारी है कि नक्षत्र डिफरेंट है क्या, या उसमें इंक्लूडेड है क्या है? देखिए नाम है, जैसे अब आप ऐसे कहेंगे कि भवनवासी देवों के 10 प्रकार बताए, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, ऐसे ही ज्योतिष देवों के 5 टाइप्स हैं, तो ये उनके नाम है। उनमें डिफरेंस क्या होता है, उनकी जो भी समझ लीजिए इनकी संख्या में डिफरेंस है, इनके नाम में डिफरेंस है, उनमें रहने वाले देवों के कर्म, जो जिस जगह उत्पन्न होता है उसके उस तरह का कर्म का उदय होता है। 148 प्रकृतियों में नाम नहीं मिलेगा ऐसा, लेकिन फिर भी उनके ऐसा था कि अपने को तारे भी दिखते हैं, सूर्य भी दिखता है, चंद्रमा भी दिखता है, ग्रहों का भी अपने को मालूम पड़ता है, तो ये नक्षत्र क्या हुआ जो अपने लोग नहीं जानते? ऐसा तो नक्षत्र होते हैं, आप जैसे अपन लोग के, आप लोग ये जैसे कहीं आपके जन्म पत्री वगैरह ज्योतिष वगैरह जो होते हैं ना, इनमें नक्षत्रों के नाम होते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, नक्षत्रों के पूरे नाम है, और नक्षत्रों के नाम हम सुनेंगे। अभिजीत नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, ये ऐसे ये सारे नक्षत्र होते हैं। तो उनके आधार पे अभी कौन सा नक्षत्र चल रहा है, वही मैंने आपको शुरू में कहा था ना, इनके ऐसे ऐसे शब्द हैं, इस नक्षत्र का भुक्ति काल, और अब वो शब्द ही ऐसे हैं कि अपने को भुक्ति काल शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है। वो ऐसे ऐसे शब्द उसमें दिए हैं, तो वो है तो कुछ भी उसमें, तो वो है चीज अलग। बोले किरण जी, बोलिए। ये सूर्य और चंद्रमा जम्बूद्वीप की परिक्रमा करते हैं, सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं।
सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, लेकिन वो तो जम्बूद्वीप में भी घूमते हैं और लवण समुद्र तक भी पहुंचते हैं। अभी आज अपने पास समय हो गया है, कल अपन देखेंगे। इनके रास्ते बने हुए हैं, उनको वीथियां बोलते हैं। सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो भारत और एरावत से तो बहुत दूर हो गए। हाँ, दूर हो गए, लेकिन कहते यही हैं कि सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, क्योंकि जम्बूद्वीप के अंदर रह के भी करते हैं और जम्बूद्वीप के आउटर भी पहुंच जाते हैं परिक्रमा करते करते, लेकिन कहते यही हैं कि सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा कर रहे हैं सारे। 1121 योजन दूरी से। हाँ, वहां से स्टार्ट होंगे, 1121 योजन दूरी से स्टार्ट होंगे। वो तो सबसे मिनिमम है। सूर्य बहुत दूर से स्टार्ट होता है। सूर्य का जो पहली गली है, इनके परिक्रमाओं के रास्ते बने हुए हैं, गलियां बनी हुई हैं, उनको वीथियां बोलते हैं। तो सूर्य के परिक्रमा की 184 गलियां हैं, 184 गलियां हैं। चंद्रमा की परिक्रमा की 15 गलियां हैं। कल हम देखेंगे उनकी बात। जम्बूद्वीप में तो बहुत कम है, बाकी सारी लवण समुद्र में, यानी हमारे जम्बूद्वीप का सूर्य वो परिक्रमा करते करते लवण समुद्र में पहुंच जाता है। और एक और आश्चर्य वाली बात हम देखेंगे, कल ही बताऊंगी, आज क्यों उसको ओपन करें कि कुछ हमको सुन के आश्चर्य लगेगा, ऐसी बात है। तो ये अभी अपन इसको पूरा करते हैं। आज अपन जो जितना अभी अपन पढ़ रहे थे कि ये जो राहु और केतु के विमान हैं, ये चंद्रमा के और सूर्य के नीचे रहते हैं, इनके विमानों के नीचे रहते हैं। और इनका जो कलर है, राहु और केतु के विमानों का कलर है ब्लैक, काले रंग के हैं। सूर्य का है वो गोल्डन। सूर्य का जो कल वो आप पूछ रहे थे तपाए हुए, उसमें सूर्य का कलर स्वर्ण जैसा ही आता है, सोने के जैसा। स्वर्ण कांत मणि का बना हुआ सूर्य बिंब होता है सूर्य का विमान। और चंद्रकांत मणि एक मणि होते हैं, उसका बना हुआ चंद्रमा का विमान होता है। तो वो व्हाइटिश होता है और ये गोल्डन जैसा, सोने के जैसा होता है। और राहु केतु के विमान है वो काले रंग के हैं। तो वो काला रंग का विमान बाहर से कालेपन में दिखता है। तो वो जब सूर्य और चंद्रमा के नीचे इस तरह से आते हैं तो अपने आप वो सूरज काला दिखने लग जाता है, चंद्रमा काला दिखने लग जाता है। और चंद्रमा की कलाओं के जो घटने बढ़ने के कारण कहे जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो बनते हैं, एक महीने में 15 दिन कृष्ण पक्ष के, 15 दिन शुक्ल पक्ष के, उसका भी कारण, उसके 2 कारण बताए जाते हैं शास्त्रों में। एक ही शास्त्र में एक ही आचार्य ने ऐसे दोनों कारण लिखे हैं। तिलोय पन्नति अपना शास्त्र है, तो वहां कहा कि पहला तो कारण ये कहा कि चंद्रमा अपनी योग्यता से ही 15 दिन में घटता है, एक एक कला उसकी घटती है, और 15 दिन में एक एक कला बढ़ती है, फिर वो पूरा हो जाता है। तो एक कारण तो ये कहा कि अपनी योग्यता से ही वो घटता है और अपनी योग्यता से ही वो बढ़ता है। और दूसरा कारण क्या कहा? दूसरा कारण ये कहा कि ये जो राहु का विमान चंद्रमा के नीचे आता है, तो ये राहु का विमान प्रतिदिन उसके एक एक हिस्से को ढकता जाता है। चंद्रमा के, उसको जिसे हम कला बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं उनको, जो भी समझ लीजिए आप लोग, एक एक कला को ढकना कहते हैं ना। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, तो वो रोज उसकी एक एक कला को इस तरह से ढकता है। और अमावस्या के दिन वो एक ही बचती है, तो दिखती नहीं है हमें, ऐसा इस तरह से बताते हैं। तो राहु का जो विमान है वो रोज उसकी एक एक कला को इस तरह से ढकता जाता है, तो इसके कारण से वो घटता हुआ दिखाई देता है। और शुक्ल पक्ष में वो वापस से उसकी एक एक कलाओं को खोलता हुआ जाता है, इस तरह से टर्न लेता है कि वो वापस से दिखाई देने लगती हैं, तो वो शुक्ल पक्ष होता है। ऐसा ये कारण कहा जाता है। और असली कारण वास्तव में यही है, क्योंकि उसका परिणमन, सूर्य का जो बिंब है, सूर्य का जो विमान है, उसका परिणमन स्वतंत्र है और राहु के विमान का परिणमन स्वतंत्र है। दोनों अपने अपने हिसाब से घूमते हैं, लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है कि जब वो उसके नीचे जितना जितना आता जाता है, तो वो उसका हिस्सा, चंद्रमा का हिस्सा ढकता जाता है, जिससे ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पड़ते हैं। और कभी किसी दिन वो इस तरह से आता है तो वो ग्रहण वाली स्थिति भी उसमें पड़ जाती है।
अब वो बहुत ज्यादा डिटेल मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो बातें थोड़ी कठिन है। कितना, फिर उसके लिए पूरी हिसाब किताब अपने को देखना पड़ेगा, कितना सूर्य कहाँ है, फिर वो कितनी दूरी पे आ रहा है, कैसे आ रहा है। इसलिए भी मोटी मोटी इतनी बात अपन समझ लें, फिर कभी अपने पास वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे इन चीजों के तो वो जल्दी से समझ में आ जाएगा। अभी केवल इतना समझ लें कि वो राहु केतु के विमान के कारण ये ग्रहण वाली स्थिति और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष वाली स्थिति इनमें पड़ती है। राहु केतु के जो विमान है ये सूर्य चंद्रमा के विमान से बड़े हैं, साइज में बड़े हैं और आकार में काले रंग के हैं और सूर्य और चंद्रमा के से 4 अंगुल नीचे ये घूमते रहते हैं। देखिए ध्वज दंड कहा है, ध्वज दंड का मतलब है मूल विमान तो और थोड़ा नीचे है और फिर उसकी, जैसे अपन जहाँ रह रहे हैं अपनी जहाँ फ्लोर है, फ्लोर से अपनी छत तो काफी ऊंची होती है ना, और फिर ऐसा कहें अपनी छत से, अपने टॉप से फिर 4 अंगुल ऊपर, तो एकदम अपने सिर पे टच होके नहीं हो रहा है, वो तो उससे काफी ऊपर रह के ही घूमता है। इस तरह से ये है। अभी इनमें किरणें कितनी, किरणें और आप देख लीजिए, सूर्य में कितनी किरणें होती हैं, सूर्य में कितनी किरणें होती हैं और चंद्रमा में कितनी किरणें होती हैं। तो सूर्य के बिंब में 12,000 किरणें, वो उष्ण ताप वाली, गर्मी वाली, सूर्य के विमान में 12,000 उष्ण ताप वाली, तीक्ष्ण मतलब वही उष्ण वाली किरणें होती हैं। और चंद्रमा के विमान में भी वही 12,000, लेकिन वो शीतल रूप, 12,000 शीतल किरणें होती हैं। और शुक्र जो ग्रह है, शुक्र में 2,500, शुक्र में 2,500 तीक्ष्ण किरणें होती हैं शुक्र की भी। बस ये 3 की किरणों की नंबर संख्या अपने को मिलती है, सूर्य की 12,000, चंद्रमा की 12,000, शुक्र की 2,500, 2,500 अभी आपने क्या बोला, कितने मतलब तेज किरणों? तीक्ष्ण, हाँ तीक्ष्ण मतलब वो उष्ण वाली तीक्ष्ण होती हैं शुक्र की भी। सूर्य की और शुक्र की वो तीक्ष्ण किरणें हैं और चंद्रमा की शीतल किरणें हैं। बोलिए मधु जी। किरणें तो महीने के हिसाब से घटती बढ़ती है, सूर्य किरणें भी 1,600 होती है, कभी 15,000 होती है, कभी 14,000, ऐसे नहीं है? ऐसा नहीं है, जैसे आसोज में कहते नहीं किरणें उतनी है, 12,000 ही है। नहीं, किरणें हमेशा ही 12,000 ही हैं। महीने के हिसाब से किरणें कम नहीं होती है। महीने के हिसाब से वो ठंड हम देखेंगे, हो सकता है कल ही अपन देखें सर्दी क्यों बढ़ रही है, गर्मी क्यों बढ़ रही है, इसका भी कारण क्या है। ये सूर्य के गमन के आधार पर ही सर्दी गर्मी के बढ़ने का कारण होता है। वो जब अपन इसकी गलियां देखेंगे, हो सकता है कल तक वो बात आ जाए तो अपन वो देखेंगे। तो ये 3 की अपने को किरणों की संख्या मिलती है, सूर्य की, चंद्रमा की और शुक्र की। बाकी जो शेष जितने भी ज्योतिष विमान हैं उनकी संख्या नहीं मिलती है, उनकी मंद प्रकाश रूप किरणें होती हैं। बस इतना मिलता है कि शेष जो भी ज्योतिष विमान हैं उनकी मंद प्रकाश रूप किरणें हैं। और इनके विमानों को जो देव खींचते हैं उनकी संख्या अपन ने लिखी ली थी। सूर्य के और चंद्रमा के विमानों को 16,000 देव खींचते हैं। एक साइड में सिंह, हाथी, घोड़ा, बैल और घोड़ा। तो घोड़े भी जो होते हैं वो जटायुक्त घोड़े, ऐसा घोड़ों के लिए स्पेशल वर्ड आता है, जटायुक्त घोड़े। जटायुक्त मतलब ऐसे कुछ समझ लो दाढ़ी जैसे, मतलब ऐसे बाल वाले जो होते हैं, हाँ ऐसे बाल वाले घोड़े वो जटायुक्त कहलाते हैं। शशि जी आप कुछ पूछ रहे हैं?
अनम्यूट करिए। मेरे पास जो लिखा हुआ है सूर्य के विमान में आता, तो ये उद्योत होगा क्या? नहीं, सूर्य का उद्योत होगा, सूर्य के आतप नामकरण। आता है ना? हाँ हाँ, मेरे सही लिखा हुआ है। हाँ, देखा गलत था। चलिए अभी इतना ही रखते हैं अपन, और कल इनके वो अपन देखेंगे कि इनकी सूर्य और चंद्रमा का परिभ्रमण यानी घूमना किस प्रकार से होता है, उसकी गलियां कैसी कैसी हैं, वो बात अपन कल देखेंगे। आज वो जिनवाणी स्तुति के लिए मैंने आपको वो डाला है, वासुपूज्य भगवान की वंदना अपन शुरू करेंगे। हाँ बोलिए प्रेमलता जी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही। हाँ, ये आपने बताया था पृथ्वी तल से 90 योजन ऊपर तारा है, इस तरह से तब है, ऊपर ऊपर है। हाँ। और आगे इसमें बुक में लिखा हुआ है इस तरह है 110 योजन की मोटाई में सब ज्योतिषी देव रहते हैं। तो ये इधर मोटाई आ गई, उधर ऊंचाई आ गई। एक ही बात है, मोटाई कहें ऊंचाई, भूमि से देखेंगे तो ऊंचाई कहेंगे, लेकिन उनको खुद को देखेंगे कि वो कितनी दूरी में है तो उसको कहेंगे इतनी मोटाई में रह रहे हैं। जैसे साइंस में स्कूलों में अपन पढ़ते हैं ना, वो एक ओजोन लेयर होती है, फिर नाइट्रोजन की लेयर होती है, फिर ऑक्सीजन की लेयर होती है, तो वो इतनी मोटी है इतनी मोटी है, तो वो उसको मोटाई बोलेंगे। मतलब उनकी खुद की तरफ से देखेंगे तो वो 790 से 900 योजन की मोटाई में, मोटाई शब्द भी उसको ऊंचाई के लिए यूज लेते हैं, वो एक ही बात। बोलिए परिधि जी। अभी फिर इनका जो ज्योतिष देवों का जो अपन अस्तित्व मानेंगे वो उधर लोक में नहीं है, वो मध्य लोक में मानेंगे। हाँ मध्य लोक में ही है। तो उनकी स्पेस खाली पड़ी ऊपर? नहीं, उनकी स्पेस है ही नहीं वहां, उनके लिए जगह ही नहीं है वहां पर, यही है उनकी जगह। अच्छा। और एक तरह से देखो, जैन धर्म है ना, वो स्यादवादी दर्शन है, तो किसी अपेक्षा से हम देखें तो ये ऊर्ध्वलोक ही है। देखो लोक को तीन भागों में बांटा, मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक। तो टोटल लोक है 14 राजू का, 14 राजू का पूरा लोक है, उसमें से 7 राजू का तो है अधोलोक, और 7 राजू का ही कहते हैं ऊर्ध्वलोक। मध्य लोक के लिए कोई ज्यादा, मध्य लोक कितना है कि जितना सुमेरु पर्वत है 1 लाख योजन, तो वो मध्य लोक वाला हिस्सा भी एक्चुअल में वो उसमें ऊर्ध्वलोक में जब काउंट करते हैं तो उसी में काउंट कर लेते हैं। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है किसी अपेक्षा से कहें तो वो ऊर्ध्वलोक का ही हिस्सा है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ऊर्ध्वलोक वो सुमेरु पर्वत की चूलिका से के ऊपर से स्टार्ट होता है, जहाँ वैमानिक देव रहते हैं। तो ये वैमानिक देवों वाले हिस्से में नहीं रहते, हमारी तरफ से देखा जाए तो ये मध्य लोक ही है, इसलिए मध्य लोक में ही कहते हैं। भवनवासी और व्यंतर तो रहते हैं अधोलोक में, मूल उनका निवास स्थान है अधोलोक, और ज्योतिष देवों का मूल निवास स्थान, मूल भी घूमने का भी उनका तो एक ही जगह है, मध्यलोक ही, और वैमानिक देव ऊपर ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। बोलिए अनीता जी। उद्योत नाम कर दिए, उद्योत नाम कर रहे हैं। उद्योत, जैसे विद्यालय लिखते हैं, विद्यालय, विद्य, उद्योत। हाँ बोलिए रश्मि जी। ये आपने मेरे को समझ में नहीं आया, 16,000 बोले ना विमानों को घुमाते हैं। हाँ वो अपन ने परसों लिखे थे ना, 4-4 हजार हर दिशा में, तो 4,000 पूर्व में, 4 दक्षिण में, 4,000 पश्चिम में, 4,000 उत्तर में, तो 16,000 हो गए। अच्छा। परसों लिखे थे ना अपन ने सारे सूर्य। मैंने थी उस दिन। अच्छा तो आप किसी से ले लेना फिर, आप परसों लिखवाई थी सारी संख्याएं, या तो आप रिकॉर्डिंग सुन के नोट कर लीजिएगा, या फिर किसी से जिनसे भी आपको जान पहचान हो ठीक है, उनसे आप ले लीजिएगा। ठीक है। हाँ बोलिए आशा आंटी। ये 4,000 के बाद में फिर 4,000 और जुड़ के 8,000 हो जाते हैं, या 4,000 हट जाते हैं, दूसरे 4,000 लग जाते हैं? नहीं, पूर्व दिशा के 4,000 अलग हैं, दक्षिण के जैसे वो पश्चिम में आएगा तो ये 4,000 साथ रहते हैं? नहीं, 16,000 पूरे हमेशा साथ ही रहते हैं। और वो बताया था ना उस दिन की, अपने को ऐसा लग रहा है ये तो दिशाएं बताई है, लेकिन वो घूम तो एक ही साइड रहा है, वो इधर से पुश कर रहे हैं, वो उधर से खींच रहे हैं, ऐसा कुछ भी समझ लें, पर हर दिशा में 16,000 है।
हर दिशा में 4,000 टोटल मिला के 16,000। नहीं तो मेरा मतलब है जैसे पूरब से वो दक्षिण की तरफ मुड़ रहे, नहीं, दक्षिण की तरफ मुड़ा विमान। देखिए एक मिनट, जैसे ये सूर्य है ना, ये सूर्य है, हाँ, तो ये पूर्व दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा। तो यहाँ पे 4,000 लगे हुए हैं, यहाँ पे 4,000 लगे हुए हैं, यहाँ पे 4,000 लगे हुए हैं, और यहाँ पे 4,000 लगे हुए हैं। अब ये 4,000 यानी पूरे हो गए 16,000। ये 16,000 मिलके एक ही दिशा में इधर ही, जैसे इधर जाना है तो इधर ही धक्का दे रहे हैं कि खींच रहे हैं, कुछ भी कहो आप। इधर वाले धक्का दे रहे हैं, इधर वाले खींच रहे हैं, ऐसा। वो सब एक ही तरफ पुश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूर्व में जाने वाले के लिए अलग है, पश्चिम में जाने वाले के लिए अलग है, ऐसा नहीं। पूरे के पूरे चारों दिशाओं के मिलके 16,000 वो एक तरफ उसको घुमाते हैं, खिसकाते हैं, एक ही डायरेक्शन में, ऐसा। चलिए भाई पूरा करें, बोलिए चमेली आंटी। सुबह की प्रोसेस के उसमें आना पूछने रहती हूँ, एक ही दाना डालते हैं समुद्र में या मतलब एक साथ रोटी डालते हैं? एक एक दाना, एक एक दाना। इसलिए इतने समुद्र हो जाएंगे? हाँ, इतने 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 द्वीप समुद्र हैं मध्यलोक में, तो भी खत्म नहीं होते। एक एक दाना डालेंगे? हाँ, एक एक दाना। एक समुद्र का नंबर दोबारा नहीं आएगा? नहीं आएगा। अरे राम। देखिए ये सुबह वो क्लासेस चल रही हैं, जैन कोश चैनल है यूट्यूब पे। यूट्यूब मैंने अपने इसमें डाला था, अलौकिक गणित की क्लासेस चल रही हैं उसमें। तो असंख्यात क्या होता है, अनंत क्या होता है, उसकी वो बता रहे हैं। कल से स्टार्ट हुई थी, सुबह 8:30 से 10 बजे तक लगभग। जूम पे भी रहता है और यूट्यूब पे भी रहता है। जैन कोश, JAINKOSH, जैन कोश आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग भी है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो, इसमें मैथमेटिक्स है अभी तो सुबह वाली जो क्लासेस चल रही हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड हो, जैन कोश मैंने डाल रखा है मैसेज अपने इसमें ग्रुप में, कल परसों ही डाला था। तो उससे भी आप लोग जो इंटरेस्टेड हो वो कर सकते हैं। अच्छा है, दिमाग लगाने के लिए अच्छी चीज है। भाव भासना होती है, कितना बड़ा असंख्यात होता है, कितना बड़ा अनंत होता है, कर सकते हैं। चलिए स्नेह जी आप कुछ पूछ रहे हैं, अनम्यूट करके बोलिए। ये जैसे आपने उनका सूर्य और चंद्रमा का बताया था ना? हाँ, इनका इसी तरह तारों का और इनका भी तो होता है ना, ग्रहों का भी। क्या चीज? जो ये इनको विमान को जो खींचते हैं, हाँ, सबके लिखाए थे ना, सबके लिखाए थे ना। 4,000 भी हैं टोटल मिला के। नहीं वो तो आपने सूर्य चंद्रमा के लिखवाए थे। अच्छा, औरों के नहीं लिखाए, रह गए थे क्या सबके? औरों के नहीं लिखवाए थे। अच्छा, कल मुझे तारों के, नक्षत्रों के सबके हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा। आप लोग कल कोई हैंड रेस करके स्टार्टिंग में मुझे बता देना, तो फिर कल लिखवा दूंगी। आज बहुत टाइम हो गया, 15 मिनट ओवर हो गए हैं, है ना? ठीक, कल स्टार्टिंग में हैंड रेस कर दीजिएगा। बोलिए रेनू जी। केवल शुक्र ग्रह गर्म होता है, बाकी सब ठंडा होता है। शुक्र ग्रह गर्म होता है, किरणें। हाँ, तो ग्रह गर्म नहीं, उसकी किरणें गर्म है। हाँ, सूर्य की और शुक्र की। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। आप में से कोई स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? मैंने आज जो पारुल आप कर सकते हो, मैंने वो भेजा है, या ज्योति जी या प्रीति। जिनवाणी स्तुति का मेरे इसमें एक्चुअल में मैंने अभी लिया नहीं है। कोई कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो अपन बोलते हैं फिर। बोल कर लो प्रीति, मैंने अलाउ कर रखा है। बाकी आप लोग अपने मोबाइल में खोल सकते हैं वीडियो ऑफ करके। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वे
सुपूज्य सुत बस